नहीं, मैं अधिकारी नहीं होता तब भी मैं अधिकारी ही होता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे गांव में लाइट 2014 में आई। जब मैं आया तो मैंने लोगों से पूछा कि मैं जाऊं अमरोहा कि ना जाऊं, तो लोगों ने बताया कि नहीं, वो पानी का कटोरा है। बर्थ सर्टिफिकेट एक बच्चे के पैदा होने के कितने दिन के बाद में बनवाना जरूरी हो? वो अगर 19 करोड़ रुपया अगर हमें मिल जाता है और उस नाले का ज्वाइंट हो जाता है, जहाँ जहाँ नाला नहीं बना अगर वहाँ नाला बन जाता है, तो मानता हूँ कि अमरोहा नगर की जो जलभराव की समस्या 100% समाधान हो जाएगा। सर, हाउस टैक्स क्या है? एक महीने में जमा होता है या ये 2 महीने में जमा होता है? किसी भी नगर की टंकी का स्रोत का आप यूज करते हो ना करते हो, अगर 200 मीटर पे अगर कोई पाइपलाइन या जा रही है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। पिछले 1 साल में कम से कम मेरे पास 2000 शिकायतें आई और 2000 शिकायतों में बताऊं कि आम आदमी का संतुष्टि का परसेंट 100%। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका यही सपना है कि हर वो गरीब जिसके सर पे छत नहीं है उसको छत मिले। 3 लाख रुपए दे रही, पहले 2.5 लाख रुपए देते थे, 3 लाख रुपए दे रही। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर जिसमें पैसे लिए गए हैं, क्या उस घर को फ्यूचर में बेच सकते हैं? चेयरमैन महोदय, उनके 2 पुत्र हैं, अखिल जी और निखिल जी। दोनों पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं और ऐसा चेयरमैन मिलना अमरोहा की किस्मत की सबसे बड़ी बात। घर बनवाते वक्त नगर पालिका में नक्शा पास कराना कितना जरूरी? तो अमरोहा के विकास के लिए, इसकी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और खासकर नगर विकास में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए डीएम महोदया लगी हुई लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन दे रही और उनके दिशा निर्देशन में बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम लोग शहर के जितने भी कोने हैं उन सारे कोनों पे हम बहुत सारे कैमरे लगा रहे हैं। सर, अमरोहा के अंदर कॉटन वेस्ट एक बहुत बड़ा कारोबार है और पहले हौजियाँ होती थी जिसके अंदर कत्तर धुलती है, इसको आखिर बंद क्यों कराया गया? दूसरी बात ये कि क्या ये भविष्य में शुरू हो सकती है? अभी बताऊं, अभी 1.5 साल पहले मैंने एक अतिक्रमण अभियान चलाया था। मुझे लगता है कि नगर पालिकाओं में सबसे बड़ा अभियान होता। मैंने 1000 प्रॉपर्टी लोगों के तोड़वाई। डॉक्टर ब्रजेश कुमार का बहुत बहुत स्वागत है दासर टॉक में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे वक्त देने के लिए। नहीं, आपने मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। सर, आज के इस पॉडकास्ट में हमारा मकसद है आम लोगों की समस्याएं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे था कि जब आप नगर पालिका परिषद अमरोहा में आए तो उस वक्त नगर पालिका की क्या स्थिति थी? मैं बताना चाहता हूं कि मैं 26 जुलाई 2021 को सबसे पहले मैं अमरोहा नगर में पहली बार आया मैं, और उसी दिन मैंने यहाँ चार्ज लिया। जब मैं आया अमरोहा तो शहर के बारे में बहुत सारे परसेप्शन थे लोगों के कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बदली नहीं जा सकती, लेकिन चूँकि नगर विकास लोगों की जो भावनाएं हैं, जो लोगों की धारणाएं हैं खासकर विकास के प्रति, उसको बदलना चाहता था। तो उसी क्रम में मेरा भी नज़रिया था कि कुछ ऐसा करें ताकि अमरोहा में जो बरसों से जो समस्याएं आ रही हैं, जो लोगों की समस्याएं या नगर पालिका के प्रति उनकी जो धारणा है कि नगर पालिका में हम जाते हैं काम नहीं होता है, तो धारणा को चेंज करना मेरा मकसद था। और जो सबसे निचला वर्ग है या हम कह सकते हैं जो नगर पालिका में नहीं आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई आदमी अगर दूसरे मोहल्ले से आएगा तो 50 रुपये खर्च करके आएगा, तो आर्थिक दृष्टि भी कमज़ोर होता था। तो मैंने कुछ ऐसे नए टूल्स विकसित किए कि घर बैठे वो मुझे अपनी समस्याओं से अवगत करा सकता था। इसमें कई प्रकार की समस्याएं थी। सबसे बड़ी पहली समस्या ये थी कि जब मैं आया तो मैंने लोगों से पूछा कि मैं जाऊँ अमरोहा कि ना जाऊँ। तो कोई अधिकारी जब कहीं जाता है तो वहाँ के जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, जो वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ, उनको जानने का प्रयास करता है ताकि उसमें भविष्य में कुछ सुधार भी कर सके और किस तरीके से हम अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट कर सकें। तो लोगों ने बताया कि नहीं, वो पानी का कटोरा है, वो पानी 7-7 दिन तक नहीं निकलता है। लोगों ने ये भी बताया कि पहले समय में यहाँ पे जो चेयरमैन रहे उनके नाम पे झीलें भी चलाई जाती थी, क्योंकि 10-10 दिन लोग अपने घरों में कैद रहते थे। तो उसी मुद्दे पे यहाँ की जो चेयरमैन महोदया हैं श्रीमती शशि जैन जी, उनके पुत्र निखिल जी हैं, उन सभी के सहयोग से, पालिका कर्मियों के सहयोग से और जो यहाँ के लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग है या जो शहर को जानते हैं, उन सभी के सहयोग से मेरा पहला काम ये था कि जो ये जल निकासी है इसको कैसे सुचारू रूप से किया जाए ताकि आम जनमानस के जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि अब मैं अमरोहा में देखता, जब पहली बार मैं आया तो जब पानी भरता था तो 7-7 दिन लोग निकलते नहीं थे। तो ये देखा गया कि हाँ, उन नालों का जॉइंट कहाँ पे है। खासकर जामा मस्जिद का एरिया आप जानते होंगे कि वहाँ के बारे में था कि स्वतंत्रता के समय से पानी नहीं निकला। तो जब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब थी। खासकर हम पानी की बात कर सकते हैं, जलभराव की बात कर सकते हैं, स्वच्छता को लेकर बात कर सकते हैं, लोगों में कोई अवेयरनेस नहीं थी। तो इन सारे मुद्दों पे मेरे द्वारा काम किया गया।
सर, जिस वक्त आप अमरोहा में आए, अमरोहा नगर पालिका में आए, तो उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए जल भराव की ही समस्या थी या इससे अलग भी आपने कुछ समस्याओं को फेस किया? बहुत सारी चुनौतियाँ थी, मैंने बताया ना। लोगों का जो आम धारणा जो नगर पालिका के प्रति कि हम जाते हैं काम नहीं होता है हमारा, उस धारणा को चेंज करना सबसे बड़ी बात थी। तो उसके लिए जो चाहे वो ऑनलाइन, चाहे हम लोगों ने सर्विसेज देना स्टार्ट किया हो, चाहे हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों की शिकायतें लेना स्टार्ट किया हो, और जब कोई आदमी एक बार फ़ोन करता है किसी अधिकारी को तो विश्वास होता है कि मैं फ़ोन करूंगा और मेरा काम साहब कर देंगे। तो जब एक बार उसका काम हो जाता है ना, तो 4 आदमियों में बात करता है कि मैंने आज ईओ साहब को फ़ोन किया, फलां अधिकारी को फ़ोन किया, मेरा काम हो गया। तो उस विश्वास को बहाल करना मेरा सबसे पहला काम था। और दूसरा जो मेरा मुद्दा था, क्योंकि नगर पालिका में सबसे अधिक जो संख्या है वो सफाई कर्मचारियों की है, तो उनकी अटेंडेंस को कैसे नियमित किया जा सके और कैसे उन पे कंट्रोल रखा जाएगा ताकि शहर में स्वच्छता के नए मानक स्थापित हों, ये था। तीसरा था कि यहाँ की गलियाँ बहुत ख़राब थी, सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे, प्रॉपर नालियाँ नहीं थी, चलने के लिए फुटपाथ नहीं थे। पूरा अमरोहा अंधेरे में ढका हुआ था जब मैं आया था। तो उन सारे मुद्दों पे मैंने काम किया। और आज अगर अमरोहा से आप निकलेंगे, कोई दूसरे शहर से निकलता है तो सोचता है कि मैं महानगर में जा रहा हूँ। तो चाहे वो चौराहों का सौंदर्यीकरण हो, खासकर जो हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी ए.के. शर्मा जी हैं और हमारे प्रमुख सचिव सर, उनका मूल उद्देश्य था कि जीबी पॉइंट वो होता है जो जहाँ पे लोग बरसों से कूड़ा डाल रहे हैं, उनका कैसा उन्मूलन किया जाए और कैसे उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। तो जैसे आप अहिंसा पथ देखेंगे, आप गुरु गोविंद सिंह चौक देखेंगे, या बहुत सारे 5-6 चौक है, वाल्मीकि चौक है, टीपी नगर चौराहा, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी जी। टीपी नगर चौराहे के पास 2 चैलेंजेस थे उसके सौंदर्यीकरण के। पहला चैलेंजेस ये था कि वो कुछ वहाँ के स्थानीय मुद्दे थे या लोगों के मध्य विवाद था, कोर्ट में केस चल रहा था, तो उन लोगों से बात करना जो इस तरीके से चीज़ों में लिप्त थे, उनको अपने विश्वास में लेते हुए और ये बताना कि चूँकि शहर का हृदय स्थल है टीपी नगर चौराहा, उसको कैसे अधिक ब्यूटिफिकेशन किया जा सके। और आज आप जब खड़े होंगे तो आपको खुद एक शहरवासी होने के नाते गर्व का अनुभव होगा कि मेरे शहर में एक ऐसा चौराहा भी है जहाँ जो मेरे बाहर के लोग आते हैं तो मैं उनको दिखा सकता हूँ। और ख़ासकर जब मैंने, चूँकि मेरे एक लंबा समय हो गया, अब मैं उन्हीं परिवार का सदस्य, मैं लोगों से पूछता हूँ कि अमरोहा के बारे में कैसे लोगों की राय चेंज हुई, तो बताया लोग पहले ज़माने में जब अमरोहा की बात आती थी तो अपनी कोई लड़की नहीं देता था। ये स्थिति अमरोहा की, बोले अमरोहा में शादी करनी, वहाँ तो ना पानी है, ना जल है, ना कुछ है, ना सफाई है। तो आज जब शहर के लोग आते हैं, जब उनको सेल्फी खींचते हैं तो बोलते हैं हमें भी गर्व का अनुभव होता है कि अमरोहा के बारे में हमारे रिश्तेदारों का परसेप्शन चेंज हुआ है। तो मानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी सफलता यही कि नगर पालिका के प्रति जो लोगों की धारणा थी कि काम नहीं होता है, उसको मैंने बदलने का काम किया है। जी सर, अमरोहा में जाम बहुत है और अक्सर बड़े बड़े रोड पर जाम लगा रहता है, तो नगर पालिका जाम के लिए क्या कर रही है? इसकी समस्या को दूर कैसे किया जाए? एक्चुअली जाम की जो समस्या है ना, ये हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है जी। और जो उसका एक मूल कारण ये है कि जो ई रिक्शा है उनके कारण जाम लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरा है कि आदमी अब चलना नहीं चाहता जी। वो सोचता है कि हम गाड़ी पे बैठे, हम सीधे दुकान के सामने उतरें। तो पहली बात तो आदमी को स्वयं मानसिकता चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मैं शहर देखता हूँ, जैसे मैं पांडिचेरी घूमा हूँ, गोवा घूमा हूँ, बहुत सारे शहर घूमा हूँ जहाँ पे एक निश्चित जगह पे लोग गाड़ी लगाते हैं और पूरी मार्केट जो पेडेस्ट्रियन है, लोग पैदल घूमते हैं अपने बच्चों के साथ, चाहे वो मार्केट, फिर वहीं आके जो है अपना गाड़ी पार्क करते हैं, वहीं से जाते हैं। तो पहली बात तो इसी मानसिकता चेंज करना है कि हमें दुकान के आगे उतरना है। तो ये तो स्वयं नागरिक को करनी है। दूसरी बात, जहाँ तक नगर पालिका या पुलिस प्रशासन या जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसे कैसे करेगा, तो अभी हाल ही में जिलाधिकारी महोदया द्वारा जितने भी अनऑथराइज्ड ई रिक्शे थे जो नंबर नहीं थे, तो उनको शहर से हटाने का काम किया है। दूसरा, उनको एक ये भी विकल्प दिया गया है कि आप जो ये रिक्शा है वो कबाड़ में बेच दें और अथराइज्ड रूप से जो है वो जो नंबर वाला ई रिक्शा होता है उसको ले लें। तो उससे अमरोहा नगर में बहुत सारे ई रिक्शे जो अवैध चल रहे थे तो वो हटे हैं, उससे जाम की समस्या का समाधान हुआ। लेकिन प्रॉपर ढंग से समाधान नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 2 मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। एक तो उनके रूट निर्धारित करने पड़ेंगे, कहाँ कौन जाए, और रूट अभी आपने देखा होगा मुरादाबाद में इस दिशा में बहुत अच्छा कमिश्नर सर ने काम किया। कमिश्नर सर ने बाकायदा जो बैंक वाले थे उनको बुलाया
ई रिक्शा वालों को बुलाया, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई आदमी रिक्शा चला रहा है तो रोजी रोटी का मुद्दा है उसके, शाम को जो 100 रुपये लेके जाता है तो उसके घर में जो खाना बनता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि उसका भी जीवन प्रभावित ना हो, और उन चीज़ों को इसे लीगलाइज किया जा सकता है। इसमें कमिश्नर सर का बड़ा योगदान है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के प्रयासों से ये अमरोहा में भी चला। हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, रूट का भी निर्धारण कर रहे हैं, किस रूट पे कौन रिक्शा चलेगा। जब रूट का निर्धारण हो जाएगा तो जाम की स्थिति अपने हाथ खत्म हो जाएगी। दूसरा है, व्यापारियों को भी इसमें जो है हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि वो भी, चूँकि वो जानते, वो भी समझते हैं कि सीधे अगर ग्राहक हमारे पास आएगा तो हमारी बिक्री ज़्यादा होगी, तो उनकी जो धारणा इसके प्रति, उसको भी बदलने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है, जो नोडल की नगर पालिकाएँ हैं शहर की, जो है प्रदेश की, जैसे आपका रामपुर में रामपुर हो गया, संभल में नोडल की जो मुख्यालय की नगर पालिका है, उसमें भी स्मार्ट सिटी के तर्ज पे प्रोजेक्ट चलाने का काम सरकार करेगी। तो जैसे मुरादाबाद में बहुत सारा काम आप देखते हैं स्मार्ट सिटी में काम हुआ, चाहे डिजाइनर पोल हो, चाहे वो रेड लाइट लगाने का काम हो। तो अगर रेड लाइट लग जाएंगी और पूरी तरीके से यातायात का नियमन हो जाएगा, हम लोग एक पुनर्वित से एक स्मार्ट सोल्यूशन भी इस विषय में ला रहे हैं कि हम शहर के जितने भी कोने हैं उन सारे कोनों पे हम बहुत सारे कैमरे लगा रहे हैं, और वो कैमरे AI टेक्नोलॉजी से हैं। वो अगर वहाँ कोई बोलेगा, तब अगर हम कहेंगे कि हमें टीपी नगर चौराहे का अगर हमें देखना है कि भाई सफाई मुझे दिखाओ कि सफाई है कि नहीं, तो वो कैमरे से मैं वहीं देख लूँगा। अच्छा सर, अभी अमरोहा के लोग सहयोग कर रहे हैं? अब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, हद से ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। अभी बताऊँ, अभी 1.5 साल पहले मैंने एक अतिक्रमण अभियान चलाया था। मुझे लगता है कि नगर पालिकाओं में सबसे बड़ा अभियान हुआ था। मैंने 1000 प्रॉपर्टी लोगों के तोड़वाई। प्रॉपर्टी का मतलब ये था कि बताया ना कि अमरोहा नगर की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो जल भराव के थे। उसमें कारण ये भी थी कि लोगों ने नाले पाट रखे थे। तो नालों पे जितने भी वो थे, चाहे वो झजरी हो, चाहे वो स्लेब पड़े हों, तो 1000 स्लेब मैंने तोड़वाया। अतिक्रमण में 1000 मैंने स्लेब तोड़वाए। तो लोगों ने कभी मतलब 1% भी विरोध नहीं किया। तो ये था कि उनका मुझ पर विश्वास था कि नहीं, इसको होने से जो है हट जाएगा। और आप ये भी मान लीजिए, किसी भी समाज का या किसी भी नगर का परिवर्तन जब भी होता है जब लोग आपके साथ चलते हैं। अगर लोग आपके साथ नहीं हैं तो आप कुछ भी कर लें, परिवर्तन नहीं हो सकता। जी सर, डिजिटल इंडिया पर सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तो इसकी तर्ज पर नगर पालिका परिषद अमरोहा क्या कर रही है? आपने क्या क्या चीज़ें शुरू की हैं? अमरोहा नगर पालिका, जब मैं यहाँ आया था तो नगर पालिका अमरोहा की कोई वेबसाइट नहीं थी। अच्छा। तो अगर आप अमरोहा नगर पालिका का पेज खोलेंगे तो आपको उस पेज पे ही अमरोहा बदला हुआ दिखेगा। तो उसकी शुरुआत मैंने वहीं से किया। इसके अलावा एक टोल फ्री हमारा नंबर है 1800-1800-1318, जो मैंने खुद स्टार्ट किया, वो मेरा अपना है। कोई भी आदमी अपने घर बैठे इस नंबर पे कॉल करेगा और उसकी समस्या का समाधान होगा। तीसरा, हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी ने एक टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया 1533। हसनपुर में आप बैठे हैं, हसनपुर में अगर कोई नगर की समस्या है, अगर 1533 पे कॉल करेंगे तो कॉल मेरे यहाँ जाएगी, मैं उठाऊंगा, आप बताएंगे नहीं है, और उस समस्या का वैसे ही समाधान होगा जैसा कि IGRS के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जितने भी पोर्टल चलते हैं उसके माध्यम से समाधान होता है। तो ये भी डिजिटल इंडिया में की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू ये था कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी, जो नगर की थी, हमारे टोटल 50,000 हाउस होल्ड है अमरोहा नगर में। सामान्यतः हम लोग जब उनके बिल काटते हैं तो मैनुअल काट देते हैं, तो उसमें 2 तरीके की जो है वो दिक्कतें आती थी। पहला तो बिल सबके मोबाइल पे मतलब सबके घर नहीं जा सकता था, और दूसरा इस संबंध में जो अमीन, कोई भी सरकारी सिस्टम में सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ढीला ढवाली तो करते ही हैं, और उनके कई और भी मकसद होते हैं। तो डिजिटल इंडिया की तरफ मेरा यही कदम था कि उन सारी प्रॉपर्टियों को मैं ऑनलाइन करूं, ताकि आप अपने घर बैठे, जैसे आप नंबर डालेंगे अपना 418/B, तो आपको पता चल जाएगा मेरा हाउस टैक्स कितना है, वाटर टैक्स कितना है, और आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। जैसे हम कोई भी भुगतान होता है पेटीएम है, गूगल पे माध्यम से, या आप जब हैंडल का आप देखते हैं कि 1 महीने के बाद आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका 418 बिल आप जमा करें तो आपकी बिजली कट जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, और 15 दिन में जो है, और जब नई DM महोदय हमारी निधि मैम आई, तो चूँकि वो नगर निगम में नगर आयुक्त भी रही हैं, उनका एक नया विज़न है कि कैसे हम शहरों को बदलें। तो उनसे मेरी चर्चा हुई, मैम ने मुझे निर्देशित किया कि ब्रजेश एक ऐसा ऐप बनवाओ, जैसे बहुत सारे ऐप होते हैं हम देखते हैं, जैसे आप
वी-मार्ट का ऐप हो गया, रिलायंस डिजिटल का ऐप हो गया, बोले ऐसे ऐप बनवाओ ताकि वो लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकें, और किसी के घर में मान लो सीवर साफ कराना है तो तुरंत वो डाले कि सीवर साफ कराना है, उसकी 1500 नॉमिनल फीस है, उस हो जाए। तो 15 दिनों में डिजिटल के संबंध में जितना भी हमारा काम है, जहाँ ऑनलाइन प्रॉपर्टियों का हो, हमने एक कियोस्क मशीन भी मंगाई है। उत्तर प्रदेश की पहली नगर पालिका अमरोहा है जिसने अपनी कियोस्क मशीन रखी, कोई आदमी ATM जाके अपना स्वयं उससे भुगतान कर सकता है। तो चाहे वो ऑनलाइन शिकायतों के समाधान के लिए 1533 1800 1800 13 18 का प्रयोग हो, या ऑनलाइन प्रॉपर्टियों का प्रयोग हो, या चूँकि हमारा फेसबुक, ट्विटर, ये बहुत सारे ऑनलाइन ही माध्यम है, इसके माध्यम से जो शिकायतें आती हैं वो 100% समाधान होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मेरी जो टीम जो शिकायतें देखती, जन शिकायतें, चाहे वो संभव पोर्टल की शिकायत हो, चाहे 1533 शिकायत हो, चाहे वो 1076 की शिकायत हो, चाहे वो तहसील यार किसी भी पटल से कोई शिकायत आई हो, पिछले 1 साल में कम से कम मेरे पास 2000 शिकायतें आई। और 2000 शिकायतों में बताऊं कि आम आदमी का संतुष्टि का परसेंट 100%। बताइए, नगर जिस नगर में बैठे हो, जिस नगर में बिजली की समस्या हो, जिस नगर में सफाई की समस्या हो, जिस नगर में कूड़े की समस्या हो, और आपकी 1 साल में 2000 समस्याओं में किसी आदमी, सिंगल आदमी ने कहा हो कि मैं समस्या से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मानता हूँ कि ये मेरी और मेरी पालिका टीम की सबसे बड़ी जीत। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे बहुत बेसिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप बहुत आसान शब्दों में दें। सर, हाउस टैक्स क्या है? ये 1 महीने में जमा होता है या ये 2 महीने में जमा होता है, या अगर कोई अपना हाउस टैक्स अगर जमा नहीं करता है तो उस स्थिति में उसको किस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है? मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ कई प्रकार के कर हैं जी। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो 2 प्रकार के कर हैं जी। एक जो है हमारा हम जिसे बोलते हैं, एक ये हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स, 3 प्रकार का टैक्स है। और उसमें चूंकि अमरोहा में सीवर नहीं है, वाटर टैक्स के बारे में लोगों की काफ़ी भ्रांतियाँ होती हैं कि भाई हमने तो पानी टंकी नहीं ले रखा है, या हमने तो टंकी कनेक्शन नहीं ले रखा, हम वाटर टैक्स क्यों दें। तो बताऊंगा कि जो नगर पालिका एक्ट 1916 है उसमें एक स्पष्ट है कि आप किसी भी नगर की टंकी का स्रोत का आप यूज करते हो ना करते हो, अगर 200 मीटर पे अगर कोई पाइपलाइन या जा रही है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से हाउस टैक्स है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स किसी भी स्थिति में टोटल वैल्यू का 22% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ जो है हम 10% जो है वो हम वाटर टैक्स लेते हैं, 5% जो है हम हाउस टैक्स लेते हैं। इसको लेके बड़ी असमानताएं थी। जैसे मान लीजिए टैक्स को लेके अधिकार जो था बोर्ड को था। बोर्ड का मतलब होता है कि मेंबर और चेयरमैन, और नगर निगमों में महापौर और उनके पार्षद। सामान्यतः चूँकि टैक्स का मुद्दा आम जनता से जुड़ा रहता था, वोट की राजनीति होती थी, तो जनरली चेयरमैन या बोर्ड नहीं चाहता था कि हमारा टैक्स लगे, या लगे भी तो इतना लगे। तो बहुत सारी असमानताएं थी। किसी नगर पंचायत में 0 पैसा आ रहा है, कहीं 10 रुपया आ रहा है, कहीं 50 रुपया आ रहा है। इस पे वर्तमान सरकार ने सोचा, खासकर हमारे माननीय नगर विकास मंत्री सोचा, और बाकायदा विधानसभा से बाकायदा एक प्रस्ताव पारित हुआ कैबिनेट के रूप में। और अब मैं कह सकता हूँ पूरे प्रदेश भर में एक यूनिफॉर्मिटी है, समानता है। जो पहले टैक्स रेंटल वैल्यू के आधार पर हुआ करता, जैसे मान लीजिए इस घर का रेंटल वैल्यू मान लीजिए इस हासनपुर की जो है 2000 है इस कमरे की, तो इसका 15% हम लोग लेते थे। अब नहीं हो गया। अब कितने रोड पे आपका मकान है, 6 मीटर पे, 9 मीटर पे, 12 मीटर है, अच्छा। इसके आधार पर टैक्स लगेगा। दूसरा, आपका कितना कवर्ड एरिया है, इसके आधार पर टैक्स लगेगा। टैक्स की जो स्लैब मैंने रखा है 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, ठीक है, ये 4 स्लैब मैंने बनाई है। 9 मीटर चौड़ी सड़क से इतना इतना, मतलब मैंने जो मेरा टैक्स का दायरा है वो सड़क की चौड़ाई के हिसाब से। अच्छा, और ये भी क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसमें जब आप व्यावसायिक टैक्स आ जाएगा जी, अगर आपकी दुकान है तो वो 4 गुना हो जाएगा, बस अंतर इतना है। रोड का जो टैक्सेशन है ना, पहले बताया रेंटल वैल्यू के आधार पर होता था, अब सड़क के चौड़ाई के हिसाब से हो गया। मिनिमम जो है 6 मीटर की सड़क हमने रखी 50 पैसे, अगर 6 मीटर पर सड़क है तो आपको 50 पैसा स्क्वायर फीट के हिसाब से लगेगा। अब जितना भी टैक्स हो गया स्क्वायर फीट के हिसाब से हो गया। और दूसरा, इसको हमने नाम दिया सेल्फ असेसमेंट, स्वाकर नियमावली। हमें कुछ नहीं करना, हमें एक फार्म छपाना है, आपको दे देना है, आप खुद अपने घर की पैमाइश कर लो और बता दो कितने मीटर रोड पे है, खुद टैक्स लगा लो। चूँकि एक नियमावली बन गई, अब आदमी स्वयं अपने घर बैठे अपना टैक्स लगाए, नगर पालिका या किसी भी ULB लगाए, कोई वो नहीं, आप ले जाए। हम अपने आदमी से कहेंगे जरा एक बार इसको
अगर हमें लगेगा प्रथम दृष्टया हमने देखा, हमने लगा कि आपने सही कहा, तो हमने तुरंत अप्रूवल कर देना। अगर हमें लगेगा नहीं आपने झूठ बोला है, तो एक बार उसको रीचेक कराते हैं, फिर उसके अपने अपने पैमाने हैं। दूसरी बात है कि पहले जो स्वाक्रम प्रणाली लगी थी 20 साल पुराना, 15 साल पुराना, उसके आधार पर हमने कुछ छूट भी दे रखा था, लेकिन अब वो छूट सारी समाप्त हो गई है। अब आपको 31 मार्च तक अपना टैक्स जमा करना है। 1 साल में होता है? हाँ, जमा 1 साल में होता है, और अगर नहीं जमा करेंगे तो हम लोगों ने 10% उस पर ब्याज भी रखा है। उस पर ARV के आधार पे जितना सेट होगा उस पर 10% आपको जो है उस पर ब्याज भी लगेगा आपका। इसलिए हर आदमी को अपना हाउस टैक्स एज ए नागरिकता होने के नाते भी देना है, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। आपके पैसे से ही शहर का विकास होता है, उससे स्वच्छता जुड़ी है। और दूसरा जो है नहीं देंगे तो आपकी जो है वो ब्याज लगेगा उस पर। अच्छा सर, बर्थ सर्टिफिकेट एक बच्चे के पैदा होने के कितने दिन के बाद में बनवाना ज़रूरी होता है, और अगर वो डेट निकल जाए तो फिर उस स्थिति में क्या किया जाए? क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं आपको बताऊँ कि जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट है, अगर 21 दिन के अंतर्गत अगर आप नगर पालिका को आप सूचित करते हैं कि आपके बच्चे का जन्म हो गया, फला आदमी आपके परिवार से चला गया है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा फार्म भरेंगे, फार्म भरने के बाद आप ले जाएंगे, आपका दर्ज हो जाएगा। अगर 21 दिन से ऊपर है और 2 महीने के अंदर अगर आपका है, तो आप एक सिंपल सा एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट जरिए हम कर लेंगे। लेकिन 1 साल से अगर ऊपर हो जाएगा, नियम आ गया है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट जो होगा उससे आदेश कराना पड़ेगा ईओ साहिबान के लिए। फिर ईओ साहिबान जो निहित प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए SDM साहब के बैठेंगे। SDM के यहाँ बाकायदा कोर्ट के आदेश होते हैं, उसके माध्यम से दर्ज हो जाता है। जी। अच्छा सर, इसी में जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो बड़े लोग हैं जिनके पास में हाई स्कूल या 10th की मार्कशीट नहीं है, वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा इसमें? उसमें 2 इशू है। उसमें जब हम लोग करते हैं तो ये 2 गवाह चाहिए उसके लिए। उनका आधार कार्ड चाहिए, 2 गवाहों के सर्टिफिकेट, और जिस हॉस्पिटल में या जिस दाई ने उसे जो है जहाँ जन्म हुआ हो, एक दाई का सर्टिफिकेट लगता है, हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। सामान्यतः सब लोग पढ़े नहीं होते ना, तो उनका प्रमाण तो यही है कि आसपास मान लीजिए किसी मोहल्ले में कोई हुआ है, अब 20 साल बाद तो लोग तो होंगे वो गवाही दे देते हैं कि फला फला हुआ है। संबंधित वार्ड मेंबर का भी एक सर्टिफिकेट लग जाता है, हम लोग बना देते हैं। इसमें वर्तमान समय में जो हमारा शासन है, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है किस चीज़ का आप कितने दिन में समाधान करेंगे। जो मैंने आपको 1533 नंबर बताया, माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो चालू किया, उसका उद्देश्य यही है कि हर एक वाली सफाई की कोई समस्या है 24 घंटे में समाधान करना है, लाइट की कोई समस्या है 24 घंटे में समाधान करना है। अगर बर्थ रेट का मामला है, अगर SDM के पास नहीं है तो आपको 7 दिन में समाधान, टाइम उसका 30 दिन है, 45 दिन अलग इशू है, 30 दिन का समय है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते में हो जाए। जैसे जो म्यूटेशन का प्रोसेस होता है टैक्स में, जैसे आपके वालिद ख़त्म हो गए मान लीजिए, तो आप वसीयत जो है होनी है, तो वसीयत के माध्यम से या बैनामे के माध्यम से जो म्यूटेशन कार्रवाई होती है, उसे सिंपल भाषा में दाखिल खारिज की हम बात कर सकते हैं, तो उसका भी समय 45 दिन के अंतर्गत हमें पूरे करना है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि 30 दिन में 35 दिन में उसको कर दें, क्योंकि उसमें धारा 147 की नोटिस जाती है, जिसमें सब मान लें हमारे 4 भाई हैं, 4 भाइयों को जाएगी। अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है तो उसके नाम पर प्रॉपर्टी दर्ज हो जाएगी। और आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ, क्योंकि नगर पालिका लोकल बॉडी का जो दस्तावेज होता है वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, और वो कोर्ट में भी मान्य है, या कभी भी संपत्ति का विवाद होता है तो प्रथम साक्ष्य के रूप में उसे माना जाता है। तो आप सभी, आपके माध्यम से जो भी ऐसे नागरिक हैं जिनके मकान नगर पालिका में दर्ज नहीं है, वो टैक्स का लालच ना करें, अपने मकान दर्ज कराएं। बाद में संपत्ति संबंधी जैसे विवाद होते हैं, 2 भाइयों के मध्य विवाद या और भी कई प्रकार के विवाद होते हैं, उन विवादों से बचा जा सकता है। सर, घर बनवाते वक्त नगर पालिका में नक्शा पास कराना कितना ज़रूरी है? नक्शा पास कराने संबंधी तो नई उपविधि आ गई है, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारे नियमों का बहुत सरलीकरण किया है। अगर आपको 100 गज तक बनाना है तो आपको नक्शे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामान्यतः हमें नक्शा पास करा लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि उससे एक तो लेजिटिमेसी हमारी सत्यापित हो जाती है मकान की, और दूसरा वो मकान हमारे यहाँ दर्ज हो जाता है। जहाँ तक ULB का प्रश्न है, जहाँ विनिमित क्षेत्र हैं वहाँ तो संबंधित SDM साहब नक्शा पास करते हैं, बनाते हैं। लेकिन जहाँ विनिमित क्षेत्र नहीं है, जैसे आपका उझारी हो गया, सैदनगली हो गया, हसनपुर हो गया, और भी कई, बछराई हो गया, धनौरा हो गया, तो यहाँ पे संबंधित ईओ साहबान नक्शा बनाते हैं, पास करते हैं। सबके नक्शा बनाने की अपनी उपविधि है,
जो बोर्ड से पास होती है, किस स्क्वायर मीटर का कितना रेट है, ये सब लोगों ने अपना अपना है, उनको सबको पता है, वो पास करते हैं नक्शा बनवाना। और नक्शा बनवाना भी चाहिए। उससे ये इशू होता है कि एक तो जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें अनुशासन आता है, और दूसरा है कि एक हमें भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि भविष्य में हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई नहीं पास कराता है तो इसका भविष्य में उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है सर? बिल्कुल 100%। नक्शा अगर नहीं, बहुत सारी आप कार्रवाइयाँ देश में हो देखते हैं, खासकर जो इंक्रोचमेंट आता है या कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, मान लीजिए आप कहीं रोड का चौड़ीकरण हो रहा है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर ये बात आती है कि आपका नक्शा पास है कि नहीं पास है। सबसे पहले तो कार्रवाई जब भी हो जाएगी जब आपका नक्शा पास नहीं है, आपका जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संबंधित चाहे विनियमित क्षेत्र के, चाहे SDM साहिबान करें, चाहे कोई विकास प्राधिकरण के का, चाहे कोई विकास प्राधिकरण वाले करें, या फिर संबंधित EO साहिबान करें, या जिला पंचायत से पंचायत राज अधिकारी करें, वो होना है। इसलिए नक्शा पास करना वो जरूरी है। लेकिन सर अभी जो घर बन रहे हैं वो तो लोग बनवा सकते हैं, नक्शा पास करा सकते हैं, लेकिन जो पुराने घर हैं क्या उनके लिए भी कुछ प्रावधान है कि वो भी अपना नक्शा पास करा सकते हैं? नहीं, पुराने घर जो हो गए, पहले प्रावधान था। अच्छा। पहले प्रावधान था लेकिन अब प्रावधान नहीं है। अब पुराने घर नहीं पास हो सकते हैं, लेकिन उसे आप संबंधित, मैंने जैसा बताया कि ULB में जाके आप दर्ज तो करा ही लें, ताकि उसकी प्रामाणिकता तो हो ही जाए कि फला आदमी का है, जैसे भी है। अच्छा सर, इसी में मेरा एक सवाल और था आपसे। ये भी एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका भी जवाब बहुत आसान शब्दों में दें ताकि पब्लिक को समझ में आ जाए। सर, नगर पालिका का क्या क्या काम होता है? दूसरा ये कि नगर पालिका के अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, आप नगर पालिका को हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, नगरीय प्रशासन, वो उसी प्रकार से काम करता है जैसे कि एक जिला प्रशासन काम करता है। उसके अंडर में वो सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो स्वच्छता की चीज़ हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की चीज़ हो, चाहे वाटर की चीज़ हो, चाहे मैंने बताया बहुत सारी उपविधि आपको बताई, चाहे टैक्स लगाने की कार्रवाई हो। मतलब मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति का जीवन जब वो सुबह उठता है और शाम को सोता है, तो पूरे जीवन में कहीं ना कहीं ULB लगी होती है। जब उठता है तो सबसे पहले उसका कूड़ा घर आता है, कूड़े वाला आता है, कूड़ा ले जाता है। सुबह उठता है, टैप खोलता है, पानी आता है, उसे नहाता है। शाम को जब वो रोड पे चलता है तो स्ट्रीट लाइट है, दिन में चलता है, रोड पे चलता है। इवन अंतिम यात्रा में भी नगर पालिका उसके साथ ही रहती है। तो हम कह सकते हैं कि नगर पालिका आपके पूरे जीवन शैली को प्रभावित करती है, शुरू से लेकर लास्ट तक। इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, और ये भी पता होना चाहिए कि संबंधित नगर पालिका क्या क्या कर सकती है। तभी हम अपने अधिकारों को भी जान सकेंगे, और हम ये बात उठा सकते हैं कि हमारे भाई आसपास सफाई नहीं है, आप सफाई कर्मचारी क्यों नहीं भेज रहे हो? हमारे पानी जमा है, आप क्यों नहीं भेज रहे हो? हमारा सीवर टैंक भर गया है, मैंने फीस दे दिया है, आप हमारा सीवर टैंक क्यों नहीं साफ कर रहे हो? तो ये सारी चीज़ें हैं, और अमरोहा नगर पालिका ने इस दिशा में बड़ा काम किया है। एक हमारा 32 KLD का FSTP प्लांट हम लोगों ने लगाया है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। आप मनता देखते हैं कि आपके चैनल माध्यम से मैं सभी को जागरूक करना चाहता हूं कि जो भी हमारे शहरी बाशिंदे हैं, सबके घरों में आप सेप्टिक टैंक तो बनाइए, क्योंकि उसके बिना तो काम चलना नहीं है। उस सेप्टिक टैंक को जो है हर 3 साल में साफ करना ज़रूरी है। पहली बात तो आप इस ULB के निवासी हैं, तो आपका ये उसके रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि 3 साल में हम साफ़ कराएं। दूसरा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हम 3 साल में साफ़ कराना चाहिए, क्योंकि सेप्टिक टैंक के माध्यम से जो पानी आता है, टैप वाटर आता है, या आपका समरसेबिल है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, जगह जगह होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता रहता है। तो हमारे 32 KLD का हम लोगों ने FSTP प्लांट बनवाया है। जितने भी हमारे सेप्टिक टैंक हैं, हमारे कम से कम 4 हमारे पास सेप्टिक टैंक है। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट लोग हैं जो टैंक साफ़ करने का काम करते हैं, उनको भी हमने अपने यहाँ रजिस्टर्ड किया है, और हम लोगों ने 4 जोनों में पूरे अमरोहा नगर को बांटा है, ताकि हम हर घर का सेप्टिक टैंक साफ़ कर सकें, जो उनके स्वास्थ्य, चूँकि हमारा सबसे पहला काम ही है कि हम आम आदमी की जीवन शैली को हम परिवर्तित करें, उसको स्वास्थ्यवर्धक बनाएं। अब नगर पालिकाएँ जितने भी हैं ना, उनका काम को रोज़ कंस्ट्रक्शन नहीं है, अब हम सेवा की भावना में आ रहे हैं। अगर शाम के टाइम या सुबह के टाइम अगर कोई कचरा वाला आता है, तो आपको हम सर्विसेज दे रहे हैं। भाई बहुत सारे आप जाते हैं, शहरों में जाते हैं, आप होटल में किसी में जाइए, हर चीज़ की सर्विसेज होती है। तो अब नगर पालिकाएँ सर्विस मोड पे आ रही हैं, तो उसमें हमारी एक सर्विस ये भी है, 14 इसका बाकायदा हम लोगों ने किया हुआ है, और हम लोग वहीं जाके उस टैंक हमारा उसी जाता है, वहाँ प्रोसेस होता है पूरा। कभी आप आएंगे, आपको दिखाऊंगा।
और जो काला ब्लैक वाटर जो जाता है वो बाद में पीने लायक हम लोग बना देते हैं। अच्छा। हाँ, और उसको आप खेती में यूज कर सकते हैं, सब में यूज कर सकते हैं। एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है और वो पूरा प्लांट जो है पूरा सोलर से है हमारा। अच्छा। उसमें पूरा सोलर से चलता है और उससे जो खाद बनती है वो खाद इतनी उपजाऊ है। एक्चुअली उसका अभी साइंटिफिक रूप से उस पर रिसर्च होने बाकी है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन उसको जैसे वर्मिंग कंपोस्ट या अन्य खाद के रूप में यूज करते हैं। अगर उसको हम यूज करेंगे तो हमने बेचा भी है, तो यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उससे पैसा भी कमा रहे हैं। हमारा जो प्लांट का खर्चा है 1 लाख रुपए हर महीने का है और हमारी नगर पालिका उस 1 लाख रुपए को अपनी आमदनी से चला रही है। 1 लाख का हम लोगों के टैंक साफ कर देते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी नगर पालिका की जो इस तरीके की सर्विसेज हैं उनको ऑन किया जाए, ऑनलाइन किया जाए और लोगों के द्वारा जो पैसा आ रहा है उसके माध्यम से उसको चलाया जाए ताकि उस पर सरकारी खर्चे का बोझ ना पड़े। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसने हकीकत में ज़मीनी स्तर पर लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है और इस योजना के तहत बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको घर मिले हैं, जिनको रहने के लिए छत मिली है। तो ये एक ऐसी योजना है जिसका लोगों ने लाभ उठाया है। सर, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? मतलब इसका क्या क्राइटेरिया है? उसके पास में कितनी ज़मीन होनी चाहिए या इसका मतलब क्या पैमाना है, क्या स्केल है? कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? किस किस को इसमें लाभ मिल सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना? जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना का संदर्भ है तो ये 2 हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका यही सपना है कि हर वो गरीब जिसके सर पे छत नहीं है उसको छत मिले। यही सोच हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो वर्चुअल में पात्र हैं, पात्रता की शर्तें देखिए 2 ही हैं इसमें जो शर्तें हैं। पहला ये है कि जो लाभार्थी, खासकर महिला, पुरुष भी हो सकता है, जो मकान के लिए अप्लाई कर रहा है उसका नाम पे भारतवर्ष में कहीं मकान ना हो और उसकी आय जो है वो 3 लाख रुपए से कम हो। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया है लेकिन मुख्य क्राइटेरिया यही है। प्रधानमंत्री आवास योजना अब 2.0 चल रही है, नई वाली अभी लॉन्च हुई है। आप देखते होंगे बहुत सारे घरों का सत्यापन चल रहा है। अब इसके अंतर्गत सरकार जो है वो 3 लाख रुपए दे रही है, पहले 2.5 लाख रुपए देते थे, अब 3 लाख रुपए दे रही है। और हर वो पात्र जो गरीब है और जिसके सर पे छत नहीं है उसको हम लोग देने का काम कर रहे हैं। पिछले जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो फर्स्ट फेज़ था उसके अंतर्गत अगर पूरे ज़िले की बात करें तो 12 से 15 हज़ार के करीब हम लोगों ने घर बनवाए जिन लोगों को लाभ दिया गया। नई योजना के अंदर हाँ बहुत बड़ी संख्या है और नई जो ये सेकंड फेज़ जो प्रधानमंत्री आवास योजना का चल रहा है अभी थोड़े दिन पहले स्टार्ट हुआ है, केवल अमरोहा नगर पालिका में 12,000 फार्म आ चुके हैं, जिनमें से हमने 8,000 फार्मों का सत्यापन भी कर लिया है। उसमें 3,000 के करीब पात्र मिले हैं। तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिनके घरों में छत नहीं है या जिनके घर नहीं है उनको इस बार सरकार के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आवास मिलने का काम हो रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी से यही अनुरोध है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पे कोई मकान नहीं है और 30 वर्ग मीटर 25 से 30 वर्ग मीटर के बीच में अगर उसकी जगह है तो वो आदमी 3 लाख रुपए से कम आए तो वो अप्लाई करे। अगर वो फेयर है, अगर वो पात्र है तो कोई भी एलबी अमरोहा शहर की 9 नगर पालिका नगर पंचायतें हैं उसके जो कार्यकारी अधिकारी हैं वो आपको जो है वो आवास देने का काम करेंगे। इसमें डीएम मैम ने कमेटी बनाई है जिसमें जो हमारे एसडीएम साहिबान हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है। उसमें ईओ है और पीओ डूडा है और इसके अलावा हर वार्ड पे हमने चाहे तहसील से लेखपाल लगाए हैं और नगर पालिका से संबंधित अन्य अधिकारी कर्मचारी लगाए हैं जो उनके पर्यवेक्षण का काम और सत्यापन का काम कर रहे हैं। अभी तक जितने भी फार्म आए हैं हम लोगों ने उसका सत्यापन किया है और बहुत कम जगह शिकायत मिली है कि ऐसे लोग जो अपात्र उनको पात्र किया जा रहा है, तो उस पर पुनः जांच कराई जा रही है। अभी डीएम मैम ने एक तरीके से एक जिला स्तरीय कमेटी भी बना दिया है ताकि किसी प्रकार के कहीं कोई ऐसे व्यक्ति को लाभ ना मिले जो लाभ की श्रेणी में नहीं आता है। तो टीम भी जांच करेगी। त्रिस्तरीय एक जांच की प्रक्रिया है जो पहले नगर पालिका तहसील के स्तर पर, उसके बाद एसडीएम पीओ डूडा ईओ जाँच करते हैं, उसके बाद डीएम मैम जिला स्तरीय अधिकारी मिल काम कर रही। तो जो पूरे अर्बन एरियाज़ में जितने भी फार्म आए हैं वो 100% उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पात्र हैं। बस ज़रूरत इस बात की जो लोग इस तरीके का मकान लेना चाहते हैं वो
ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो जो फार्म होता है वो संबंधित यूएलबी के पास जाता है, उससे उसका सत्यापन होता है। जी। अच्छा सर, इसमें एक सवाल और उठता है, क्या इस घर को बेच सकते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर जिसमें पैसे लिए गए हैं, क्या उस घर को फ्यूचर में बेच सकते हैं? नहीं, जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे लोग जो पात्र हैं या जो इसका लाभ लेना चाहते हैं उनसे सभी को बताना चाहता हूं कि कोई बेच नहीं सकता इसको। बिल्कुल कतई नहीं, बेचेगा तो जेल जाएगा। इसमें नियम है, अगर आप पात्र नहीं, अगर आप उसका लाभ लेते हैं तो जो आपको पात्र करेगा वो भी जेल जाएगा, और आप अगर लेंगे तो अभी। तो आपके माध्यम से मेरा सभी से अनुरोध है कि वही लोग इसका लाभ लें जो लाभ लें, क्योंकि कल किसी कानूनी पचड़े में आप पड़े, सत्यापनकर्ता करे जैसे सत्यापन किया है, तो वो ना आपके लिए सही है ना किसी अधिकारी कर्मचारी के लिए सही है। अच्छा सर, अमरोहा नगर पालिका के अभी फ्यूचर प्लान क्या क्या है? आपको क्या क्या लगता है कि अभी नगर पालिका ये काम और करेगी अमरोहा के अंदर? नगर पालिका को कई स्तरों पे काम करना है जी। सबसे पहली बात तो अभी जो महायोजना लागू हुई है हम लोगों की, उस महायोजना पे काम करना है, और ख़ासकर बाईपास बनाने की बड़ी ज़रूरत है नगर अमरोहा नगर में, क्योंकि जितने भी भारी वाहन आते हैं वो अंदर से आते हैं, तो एक तो अंदर में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, दूसरा एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है, तीसरा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे बड़े वाहन जाते हैं तो वो नष्ट भी हो जाती हैं। अभी आपका टीपी नगर पुल पे मैंने बहुत सारे अच्छी लाइटें लगवाई थी, लेकिन बड़े बड़े ट्राला या जो भूसे के बड़े डल्लप होते हैं उसे टूट गए वो। तो पहला काम यही है कि बाईपास बने, ताकि अंदर से वाहन नहीं जाएंगे तो एक्सीडेंट जैसी संभावनाओं से बचेंगे और शहर में कुछ बेहद अच्छा हो सकता है। दूसरा जो चैलेंजेस है, जो चैलेंजेस भी है और बहुत अच्छी बात भी है कि जितनी भी मेन रोड की जितनी भी लाइनें हैं विद्युत की, उन सारी लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाए। अच्छा। हाँ, वो अंडरग्राउंड करने से दो चीज़ें होंगी, एक तो हमें एरिया ज़्यादा मिलेगा, तो सौंदर्यीकरण के नए तरीके हम सोच सकते हैं। हम उसमें फुटपाथ बना सकते हैं, हम उस पे जो है खासकर जो वेंडिंग जोन बना सकते हैं। जो हमारे ऐसे बहुत सारे भाई बंधु हैं जो ठेले लगाते हैं और वो बीच सड़क में खड़े कर देते हैं जाम के, उनको एक जगह दी जा सकती है। कुछ डेकोरेटिव पोल लगा के दोनों साइडों में हम बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भविष्य में जो खासकर आप देखते होंगे, आप जब सड़क पर निकलते होंगे तो 90% इंक्रोचमेंट जो ठेले वाले का होता है वो किसी खंबे के बगल में ही होता है, तो वो इंक्रोचमेंट से आड़ मिल जाती है, तो वो आड़ नहीं मिलेगी तो इंक्रोचमेंट नहीं होगा। तो चाहे वो सड़क के चौड़ीकरण में हो या उसके ब्यूटिफिकेशन में हो या वेंडिंग जोन बनाने में हो या अतिक्रमण हटाने में, सब में कारगर साबित होगा। अच्छा, जल भराव की समस्या अमरोहा की बहुत बड़ी समस्या थी, तो क्या आपको लगता है कि 100% सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम जल भराव की? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि काम तो बहुत सारा हुआ है, और आपको बताया ना 7-7 10-10 दिन तक जो पानी भरा रहता था, आज वो पानी 3 या 4 घंटे में आ गया है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ 3-4 घंटे भी ना रहे, पानी आए एक तरफ निकल जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो काम करना है, 2014 में एक नाला बनना स्टार्ट हुआ था। अच्छा। जल निगम CNDS के माध्यम से, जो बाण गंगा को सीधे जोड़ता है, और लगातार उस संबंध में यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। चेयरमैन महोदय के स्तर से भी लगातार प्रचार किया जा रहा है, DM महोदय भी कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा नाला जो है हमारा, जिसकी लागत अभी मैंने उसकी नई DPR सबमिट किया 19 करोड़ के आसपास, वो अगर 19 करोड़ रुपये अगर हमें मिल जाता है और उस नाले का ज्वाइंट हो जाता है, जहाँ जहाँ नाला नहीं बना अगर वहाँ नाला बन जाता है, तो मानता हूँ कि अमरोहा नगर की जो जलभराव की समस्या 100% समाधान हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत मतलब आज की डेट में केवल जलभराव के 2 पॉइंट रह गए। एक GS इंटर कॉलेज के सामने जल भराव होता है, और इसके अलावा एक जामा मस्जिद पे जल भराव होता है। जामा मस्जिद की जो समस्या थी वो बहुत बड़ी समस्या थी, और पिछले 50 सालों में, मैंने बताया ना आज़ादी के बाद, क्योंकि जब वो नाला बनने के बाद जब पहली बरसात हुई और जो मैं गया तो जो बुजुर्गों ने मुझे दुआएं दी ना, मुझे ताउम्र वो याद रहेंगे, क्योंकि वो ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद, बोला कि 2000 मतलब मैं कभी आपको ऑडियो अगर वीडियो होंगे मेरे पास मैं आपको भेजूंगा, फ़ोन में बदलते रहते हैं तो चले जाते हैं, कि लोगों ने मैसेज कर करके मतलब वो दुआएं दिया जो वास्तव में ऊपर वाला बहुत कम लोग नसीब करता है। और ख़ासकर आपके ऐसे काम से अगर दुआएं मिले तो उससे बड़ा जो ऊपर वाले का आशीर्वाद कुछ हो नहीं सकता। तो जल भराव जो जामा मस्जिद की है, कभी आप जाइए, लोगों को इंटरव्यू कीजिए,
उनसे पूछिए कि क्या हुआ, क्या स्थिति थी और क्या हो गया, तब वो बताएंगे कि जो वो 50 साल से दंश झेल रहे थे, उस दंश को दूर करने का काम जो है वो यहाँ की चेयरमैन महोदया जी ने किया है। अच्छा सर, एक सवाल और था मेरा आपसे, आपकी और चेयरमैन मैम की बॉन्डिंग कैसी है? मतलब आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट होता है किसी काम को लेकर, या आपसी सहमति के साथ में आप काम करते हैं? क्योंकि विकास तभी हो पाएगा जब एक अधिकारी और एक नेता, एक ईओ और एक चेयरमैन मिलकर जब शहर का विकास करेंगे तो तब ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपके संबंध कैसे हैं मैम से? देखिए, एक ईओ के लिए सबसे बड़ी किस्मती या एज ए कार्यकारी अधिकारी के लिए सबसे बड़ी किस्मत की बात ये होती है उसको बोर्ड अच्छा मिल जाए। इस मामले में मैं बड़ा लकी रहा, चाहे इससे पहले वाला बोर्ड रहा हो और चाहे ये बोर्ड हो, पूरा सहयोग रहा है। कभी भी कोई बात अगर कही है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, और ख़ासकर चेयरमैन महोदय, उनके 2 पुत्र हैं, अखिल जी और निखिल जी, दोनों पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और ऐसा चेयरमैन मिलना अमरोहा की किस्मत की सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जिस लेवल पे जाके मैं बताया ना, जहाँ मुझे जो पानी की समस्या है, मुझसे ज़्यादा मैं क्रेडिट निखिल को देता हूँ, जो चेयरमैन महोदया के छोटे बेटे हैं। उन्होंने उस पूरा जियोग्राफी का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद बोला नहीं, अगर हम इस नाले को, अगर जामा मस्जिद से नाले को सीधे अगर नल चौराहे से जोड़ देते हैं तो साफ पानी निकल जाएगा। हाँ, ये निखिल की थ्योरी थी। बस मैंने उसको एग्जीक्यूट कराया। कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो गई या किसी का घर बीच में आ गया तो उसको हटाने का काम मैंने किया है। तो चाहे अखिल हो, चाहे निखिल हो, चाहे वो चेयरमैन महोदया हो, उनसे मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, और संबंध अच्छे हैं तभी काम हो रहा है। क्योंकि अगर अपोजिट ध्रुव में अगर दोनों कार्यकारी अधिकारी और जो संबंधित राजनीतिक लोकल जो बॉडी है जो काम कर रही है, अगर दोनों अलग हो जाए तो काम नहीं हो सकता है। और ये हर क्षेत्र में लागू है, चाहे रूरल हो, चाहे अर्बन हो, चाहे देश की राजधानी हो, चाहे प्रदेश की राजधानी हो। जब कार्यकारी अधिकारी और संबंधित पॉलिटिकल सिस्टम दोनों मिलकर चलते हैं तभी किसी नगर का, किसी प्रदेश का विकास संभव है। आपको ये भी बता दूं कि जब मैं अमरोहा में आया था तो प्रमुख सचिव सर की बैठक हुए थे। एक्चुअली हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन होता है, स्वच्छ सर्वेक्षण एक कंपटीशन होता है। जैसे हर जगह का कंपटीशन होता है, वैसे स्वच्छ सर्वेक्षण का कंपटीशन होता है। देश में आने का, प्रथम आने का कंपटीशन होता है। वो हमारे 576 जो नगर थे पहले, अब तो बहुत सारे बढ़ गए, उनके बीच में कंपटीशन होता है स्वच्छता को लेके। उसमें कई सर्टिफिकेशन होते हैं। पहला सर्टिफिकेशन हमारा ODF का था, जिसमें हम लोगों ने सोच मुक्त के रूप में भारतवर्ष को घोषित किया। दूसरा जो रीजन था ODF++ था। ODF+ का मीनिंग ये था कि घर में शौचालय के अलावा शहर में भी कई जगह शौचालय बने हो, ताकि लोग बाहर जाए और बाहर जाके अगर उनको कहीं अगर इस तरीके से अगर कोई सुविधा लेनी तो उसके माध्यम से सुविधा लें। वो टिपिंग वाली हो सकती थी, फीस वाली, उसके बिना भी हो सकती। तीसरा एक ODF++ का आया कि हम अपने जितने भी पब्लिक टॉयलेट या हमारे प्राइवेट टॉयलेट हैं, इनको कैसे हम और अच्छा कर सकें ताकि आम जनमानस के लिए उनको और बेहतर कराया जाए। तो जब पहली बार अमरोहा में आया तो जब ये सर्वे हुआ तो मैं फेल हो गया। तो जब प्रमुख सचिव सर ने VC लिया और बोले यार तुम तो 10 पॉइंट पे फेल हो गए, तुम क्या कर पाओगे? तो मैंने उस चीज़ को चैलेंज के रूप में लिया, नहीं मैं कर सकता हूँ। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, कर्मचारी के व्यवहार में परिवर्तन, कर्मचारी कैसे ड्रेस पहनेगा, पूरी PPE किट में होना चाहिए। जितने भी हमारे शौचालय हों, जो हमारी सीटें हों, उन सीटों के हिसाब से क्या हर चीज़ के मानक है। शीशा लगाओ, कंगा लगाओ, अलग अलग मानक है, बहुत सारे 19 प्रकार के पैरामीटर, 25 प्रकार के पैरामीटर हों। और पिछले साल मैंने वो सर्टिफिकेट पास किया चैलेंज के रूप में लेते हुए, और मैं अब ODF++ हूँ। फिर ये हुआ कि GFC नहीं हो, गार्बेज फ्री सिटी, कूड़ा मुक्त शहर। आपके शहर में कहीं पर भी कूड़ा ना दिखे, तो वो भी चैलेंज मेरे पास था। मैं पहले फेल हो चुका था इससे पहले वाले में। पिछले साल मैंने 1 स्टार रेटिंग उसमें भी मैं ले आया, उसको भी मैंने पास करने का काम किया, और इस बार मैं 3 स्टार के लिए गया हूँ। ये एक्चुअली क्या ना, ये आदमी की लड़ाई ना कभी भी समाज से ज़्यादा स्वयं से होती है। कभी कभी आदमी स्वयं, मैं कभी भी सोचता था, अभी हमें जो है माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो है वो प्रदेश में स्वच्छता जन भागीदारी में पहला पुरस्कार अमरोहा नगर पालिका को मिला। हाँ, स्वच्छता ही सेवा एक पखवाड़ा चला था, उसमें जो भी एक्टिविटी होती थी तो प्रदेश में नंबर 1 पे आए। सर, अमरोहा के अंदर कॉटन वेस्ट एक बहुत बड़ा कारोबार है, और पहले हौजियाँ होती थी जिसके अंदर कत्तर धुलती है और फिर उसकी रुई बनती है।
लेकिन उसको बंद करा दिया गया। तो इसके लिए नगर पालिका क्या कर रही है, इसको आखिर बंद क्यों कराया गया? दूसरी बात ये कि क्या ये भविष्य में शुरू हो सकती है? देखिए, जो हम देखते हैं कि अमरोहा नगर या उसके आसपास खासकर 4 ऐसे प्रमुख उद्योग हैं जिस पे अमरोहा नगर की अर्थव्यवस्था जो है वो डिपेंड है। जो आजकल हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो वो जीडीपी ग्रोथ उन्हीं माध्यम से आ सकती है, जिसमें आप जानते हैं कि ढोलक जो है वो अमरोहा नगर की पहचान है। अमरोहा ज़िले का 1 सिटी 1 प्रोडक्ट भी है और उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अभी एक जीआई टैग भी मिला हुआ है और पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी है अमरोहा को ढोलक के उत्पादन से। और यहाँ उस के माध्यम से बहुत सारे वाद्य यंत्र बनते हैं, चाहे वो मृदंग हो, चाहे वो तबला हो, या एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग जो है वो कॉटन वेस्ट का है, जैसे कि आपने बताया। समस्या ये थी कि जिस केमिकल का ये लोग यूज़ कर रहे थे उसके लिए इन्होंने हौदियाँ बना रखी थी और उन हौदियों के माध्यम से वो जो जल था, चूँकि वो केमिकल युक्त होता है, उसमें तेजाब मिला हुआ होता है, क्योंकि कॉटन वेस्ट के उद्योग में जो हमारे कतरन आती है उस पे से रंग छुड़ाने का काम करते हैं। और तो उसके लिए उस केमिकल का लोग यूज करते थे। बाद में उसको अनथराइज्ड रूप से जो उसको ज़मीन में डाल देते थे, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो भूगर्भ जल था वो प्रदूषित होता था। तो हमारी जो नए डीएम मैम, निधि मैम है, उनके द्वारा इस उद्योग को जो है वो रेगुलाइज करने का काम अब कर रही हैं। और जैसे हमें हमारे कमिश्नर सर भी जो है बाकायदा सबकी एक लिस्ट बना रहे हैं और ये देख रहे हैं किस प्रकार इस उद्योग को रेगुलाइज किया जा सके, क्योंकि अमरोहा के जो अधिकतर जो जीडीपी है वो इसी कॉटन वेस्ट से आती है। तो अभी हमने 3 जो प्रमुख व्यापारी थे जो कॉटन वेस्ट का काम करते थे, उन्होंने अप्लाई कर रखा था, तो उनको पहली बार अमरोहा नगर पालिका ने वैध तरीके से जो है वो एनओसी दी है और इस शर्त के साथ दी है कि जिला उद्योग केंद्र उसके माध्यम से जो फॉर्मेलिटी होती है वो, और प्रदूषण के माध्यम से जो ईटीपी जो होता है उसको हम लोग एफ्लुएंट ट्रीटमेंट वाटर एक पूरा एक वो लगता है, प्रोजेक्ट लगता है। और कोई भी पानी जो होता है जब ईटीपी के माध्यम से जाता है तो वो शुद्ध होके भूगर्भ में जाता है। तो अगर उसको लगा के काम करेंगे तो नगर पालिका को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग कोई ऐसी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फोर्समेंट कार्रवाई करने से कष्ट हम ही को होता है, क्योंकि वो लोग हमारे ही हैं। अगर हमारे किसी आम नागरिक के अगर उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ता है, अगर उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो एज ए इंसानियत के नाते भी, और चूँकि उस पृष्ठभूमि से आए हैं हम लोग जहाँ पर इन्हीं लोगों के बीच में हम लोग पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, तो उनसे भावनात्मक रूप से अटैचमेंट भी है। और जब इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं तो थोड़ा कष्ट भी होता है। तो उद्देश्य यही है कि इस उद्योग को रेगुलाइज किया जाए और इसको विकास की नई ऊंचाई पे पहुंचाया जाए, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। जब उनका जीवन स्तर सुधरेगा तो परिवार का सुधरेगा और अमरोहा का सुधरेगा और पूरे प्रदेश का जो है उसमें विकास में अमरोहा अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा। जैसे जो हमारी नई डीएम मैडम है, वो इससे पहले बरेली नगर निगम में नगर आयुक्त थे और सॉलिड वेस्ट के क्षेत्र में मैम ने बहुत अच्छा काम किया। खासकर जो सॉलिड वेस्ट हम देखते हैं, 2 प्रकार का वेस्ट होता है नगर में, एक सॉलिड वेस्ट होता है, एक लिक्विड वेस्ट होता है। लिक्विड वेस्ट में जैसा कि अभी मैंने आपके सेप्टिक टैंक की बात किया, घरों के नालियों का जो पानी है वो हो गया, सीवर टैंक हो गया, एक उसका ट्रीटमेंट। और सॉलिड वेस्ट में 2 प्रकार का कूड़ा होता है, गीला कूड़ा और कचरा, गीला और सूखा। सूखा कूड़ा जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ कुछ पेपर्स निकलेंगे, सूखे होंगे। हमारे यहाँ बहुत सारा कूड़ा जो घरों में होता है, जो हमारे घर की जो महिलाएं जो सुबह झाड़ू लगाती हैं, तो मोस्टली सूखा कूड़ा ही होता है। गीले कूड़े में आपकी सब्जियां हो गई या अन्य कोई से, जब भी हमने जैसे मान ली डिनर किया तो डिनर के रूप में जो वेस्ट बनता है बचता है वो भी गीले कूड़े के रूप में होता है। तो उसके प्रबंधन को लेकर मैम ने बहुत अच्छा काम किया और मैम ने एक नई जो हमारे यहाँ एक नई उन्होंने एक नया विज़न हम लोगों को दिया है। हर नगर पालिका नगर पंचायतों में 2 वार्डों को उन्होंने जो है 0 वेस्ट वार्ड के रूप में चिन्हित किया है कि उन 2 वार्डों में हम जो कूड़े का प्रबंधन होगा, उस कूड़े का प्रबंधन भी उस वार्ड में किया जाएगा, चाहे सूखे कूड़े का प्रबंधन हो चाहे गीले कूड़े का प्रबंधन हो। तो उसको लेके मैम का उद्देश्य यही है। खासकर हमारे यहाँ एसटीपी कोई नहीं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, तो मैम का ये भी उद्देश्य है जितनी भी बड़ी नगर पालिका है, चाहे धनौरा हो, चाहे गजरौला हो, चाहे अमरोहा हो, तो उसमें एसटीपी भी लग जाए, उसके लिए मैम ज़मीन दिलाने के लिए प्रयास कर रही हैं।
और चूँकि मैम अर्बन में उन्होंने बहुत अच्छा काम देखा है, तो जो नए मानक उन्होंने बरेली में जो स्थापित किए थे उसको स्थापित करने का काम कर रही हैं। मैम का उद्देश्य ये भी है कि खासकर मैम का लगाव जो है बच्चों बुजुर्गों के प्रति बहुत लगाव है। उनके जीवन शैली को कैसे उनका जीवन शैली को परिवर्तित किया जा सके और उनके जीवन स्तर को उठाया जा सके, मैम का बहुत ज़्यादा फोकस है। इसके लिए हमारे यहाँ नगर पालिका अमरोहा में मुकुट बिहारी लाइब्रेरी होती थी, तो उसके रिनोवेशन का काम, नई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी हम लोग बनवा रहे हैं। और उसके नीचे हम लोग पहली बार एक अमरोहा, पूरे अमरोहा ज़िले में एक ओल्ड एज केयर सेंटर भी बना रहे हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो 50-60 साल से ऊपर के जो वृद्ध हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं एकाकीपन के शिकार हो जाते हैं, परिवार में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। तो वहाँ हम लोग मनोरंजन केंद्र बना रहे हैं, वहाँ टीवी लगाएंगे, न्यूज़पेपर रखेंगे, ताकि लोग जाके वहाँ पे लाभ उसका उठा सकें और अपना एक अच्छा खासा जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें। इसके अलावा मैम का फोकस ये भी है कि जो हमारा जेटी वन आप देखते हैं ना, उसके बगल में नगर पालिका की 13 बीघा ज़मीन थी जिसमें बरसों से कूड़ा पड़ा था। उस कूड़े से नगर पालिका परिषद ने अमरोहा खाद बनाया। आज हमारा 13 बीघा खाली हो चुका कूड़े का, जो 15 साल पहले से कूड़ा लगा हुआ था, और उस पर एक उपवन योजना के तहत हम लोग 2 करोड़ का प्रोजेक्ट भेज रहे हैं, ताकि वो उसको एक बार पुनः हरा भरा किया जा सके, एक मील का पत्थर बनाया जा सके कि हाँ, कूड़े का स्थान भी इतना कोई सुंदर हो सकता है। उसमें बाकायदा हम लोग नई नई चीज़ें बना रहे हैं। हम उसमें एक थीम पार्क के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं, पाथवे बना रहे हैं, म्यूजिकल फाउंटेन बना रहे हैं, योगा केंद्र बना रहे हैं। इसके अलावा वंदन योजना में वासुदेव मंदिर के विकास के लिए भी 2 करोड़ रुपये मिला था। आज की डेट में वासुदेव स्थान आप जानते हैं वर्षों से फेमस स्थान है, और भगवान श्री कृष्ण आके यहाँ उन्होंने पूजा किया था, तो उसके लिए 2 करोड़ रुपये मिला था, जो मैम के माध्यम से मिला था। और उसमें आजकल बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन हम लोगों ने कराया है। कभी मौका मिले तो एक बार देखिएगा आप लोग। तो अमरोहा के विकास के लिए, इसकी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, और ख़ासकर नगर विकास में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए डीएम महोदया लगी हुई, लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन दे रही, और उनके दिशा निर्देशन में बहुत अच्छा काम चल रहा है हम लोग का। अच्छा सर, कल्याण मंडप अमरोहा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात था, तो ये आपने क्यों बनाया, और इसको बनाने में आपको कुछ चुनौती आई, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हाँ, चुनौतियाँ तो बहुत सारी आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2 साल पहले बहुत सारी नई नगर पंचायतें बनी। जो रूरल एरियाज़ थे उनको अर्बन एरियाज़ बनाया गया, जो नगर पालिकाएँ छोटी थी उनका विस्तारीकरण किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में कभी विस्तारीकरण नहीं हुआ था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों के दर्द को समझा कि अगर अर्बन एरियाज़ का डेवलपमेंट करना है तो रूरल को अर्बन हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना आई है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत जितने भी, चाहे वो नगर पालिका विस्तारित क्षेत्र हो या नई नगर पंचायत कोई जो रूरल से अर्बन बॉडी में कन्वर्ट हुई हो, तो उसको लेके सरकार जो अलग से फंड देती है। और तो उसी के अंतर्गत कल्याण मंडप का कॉन्सेप्ट वहीं से आया, और हमारे जितने भी विस्तारित नगर पालिकाएँ या नई नगर पंचायतें हैं वो उसमें कल्याण मंडप बने हुए हैं। और हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी का सपना यही था, और जो एक गरीब है, जो जिसने एक सपना देखा है कि हम अपनी बेटी की शादी एक अच्छे शादी जो वाला हम कह सकते हैं बारात घर से करें, उसके पास पैसा नहीं होता था, तो उसमें वो कर सकें। तो उसी दृष्टिकोण रखते हुए हमारे चेयरमैन महोदया ने इस प्रोजेक्ट को माननीय नगर विकास मंत्री जी के पास पहुंचाया, और आज कल्याण मंडप हमारा बन के तैयार है। CNDS जो हमारी एक और संस्था नगर विकास की है, उसके माध्यम से बनाया गया है। भव्य है, सुंदर है, आकर्षक है, और जो हम 1,60,000, 1,50,000, 1,00,000 देके जो सुविधाएं हम अन्य इस प्रकार के कल्याण मंडप जिन्हें हम बारात घर कहते हैं उसमें हम ले सकते हैं, वो हमारे यहाँ नॉमिनल फीस पे जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी उस पेज पे होंगे। तो खासकर गरीब लोग, ऐसे लोग जो बड़े शादी गृह में अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकते, तो उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ज़मीन की थी, तो दाऊद सराय जो कि विस्तारित क्षेत्र था वहाँ हमें ज़मीन मिली, और आज बेहद सुंदर तरीके से खड़ा है, और आने वाले समय में 2-4 महीनों में उसमें शादियाँ जो है स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा सर, मैं आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ पर आना चाहूँगा। अगर आप अधिकारी ना होते तो आप क्या होते? नहीं, मैं अधिकारी नहीं होता तब भी मैं अधिकारी ही होता। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मिडिल क्लास के साथ समस्या बहुत सारी है। मैं बताऊं, मैं लखीमपुर खीरी ज़िले का रहने वाला हूं, और वहां से 70 किलोमीटर मुख्यालय से दूर एक दौलतापुर ग्राम सभा है, उसमें छोटा सा गांव धन्नापुर है।
जो शायद मानचित्र पे भी नहीं होगा। तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे गांव में लाइट 2014 में आई। तो मैं उस गांव से आया हूं जहां पे 100% अशिक्षित लोग थे। वहां से मैं पढ़ा लिखा और किताबों के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था आगे बढ़ने का। ना मैं बड़े घर में पैदा हुआ, ना मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि मैं कोई बिजनेस कर सकूं। मेरे पिताजी ने, हम लोग 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। पिताजी हमारे साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले उन्होंने सपना देखा कि किताबों से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, किताब ही हमें आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने LLB किया, वकालत किया। उसके बाद घर की परिस्थितियाँ ऐसी रही कि वो वकालत कर नहीं पाए, क्योंकि घर के बड़े थे, 3 भाई थे और उन्हीं के बीच में रहना, लालन पालन करना उनका काम था। और हम लोग बेसिक गांजर बोलते हैं, गांजर मतलब बहुत ही अलग पृष्ठभूमि के, ग्रामीण पृष्ठभूमि के, जहाँ कुछ भी नहीं है। लोग दिन भर खेतों में काम करते थे, शाम को दारू पी के सो जाते थे। कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था कि कभी यहाँ का कोई, इस गांव का लड़का कोई अफसर बनेगा। लेकिन हमारे पिताजी को लगा कि अगर बच्चों को घर से निकाल देंगे तो तभी ये कुछ कर पाएंगे। तो पहले हमारे बड़े भैया को निकाला उन्होंने, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से BSc कर रहे थे उस समय। उसके बाद उन्होंने LLB किया और आज वो असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज है। अच्छा। बनारस में पोस्टेड है। और मैं थोड़ा सा घर का बिगड़ा हुआ लड़का था, छोटा था घर में, तो छोटे को ज़्यादा प्यार मिलता, आपको पता ही है। तो इंटर में मैं फेल भी हुआ, मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है। तो फिर दादा बोलते हैं बड़े भाई को हमारे, दादा लखनऊ लेके गए। वहाँ उन्होंने हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया, वहीं से मैंने इंटर किया और वहीं से मेरी जीवन की नई यात्रा चली। हमारे सुभाष हॉस्टल का मैं रहने वाला था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हमारे बीच से बहुत सारे लोग IAS PCS की तैयारी करते थे, बने भी लोग। तो हमने भी सपना देखा कि हम भी IAS बनेंगे। तो ये सपना उस यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है, ये सपना मेरे बड़े भाई का दिया हुआ है, मेरे पिताजी का दिया हुआ। आज इस दुनिया में नहीं पिताजी, लेकिन मुझे देख रहे होंगे ऊपर से। तो माता पिता के आशीर्वाद से और ये मन में एक आशा थी कि एक दिन अधिकारी बनेंगे। तो आपका जो सवाल था कि अधिकारी नहीं बनते तो क्या बनते, तो मेरा भी ये जवाब है, अधिकारी नहीं बनता तो अधिकारी ही बनता है। उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि ऐसी पृष्ठभूमि नहीं थे, बहुत बड़े आदमी नहीं थे। तो यही था कि किताबें बहुत अच्छी जगह ले जा सकती हैं। और आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मेरा उन सभी से अनुरोध है, मैं राय भी देता हूँ, जिनके पास कुछ नहीं है ना, किताबों से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप किताब में मन लगाएंगे, पढ़ने का जज्बा पैदा करेंगे, तो मुझ जैसा आदमी, जहाँ आज की डेट में मेरी ग्राम सभा में 12 गाँव हैं और जो मेरी पोस्ट है, मेरी पोस्ट डिप्टी कमिश्नर की है, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर की है। मेरे पूरे तहसील में इतना बड़ा पद किसी के पास नहीं। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं शिक्षा का स्तर ये है, तो वहाँ से निकल के यहाँ तक आना, जो मैंने यात्रा शुरू की है और यात्रा का जो ये पूरा रहा है, तो इस यात्रा में चाहे हमारे पिताजी हों, चाहे हमारी धर्मपत्नी प्रियांशी हों, मुझे याद है अभी भी कि मैं PCS का इंटरव्यू देने गया था और मेरी उस समय अपनी पत्नी से बात होती थी। शादी नहीं हुई थी, मैं उस समय, मेरी प्रियांशी थी, सगाई होने के कगार पे थी। तो उनका भी मेरी इस यात्रा में बड़ा रोल रहा, क्योंकि एक सफल पुरुष के पीछे नारी भी होती है। तो जो उनका मेरे पे विश्वास रहा है, प्रेम रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस जगह पे आने में जो है उसका योगदान रहा है। वर्तमान समय में वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, संभल में वो सहायक अध्यापक हैं और बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में वो भी कोशिश कर रही हैं, कैसे, चाहे वो नामांकन हो या बच्चों का कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। हमारी चर्चा भी बहुत सारी होती है कि प्राइमरी एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाए। मैं कहता हूँ कभी मैं मदद करूँ, बोले तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देखती हूँ कैसे मैं उन बच्चों के जीवन को और अच्छा बना सकती हूँ। तो जो उनका कोमल हृदय है, जो बच्चों के प्रति प्यार है और जो शिक्षा जगत को बदलने का जो उनमें जो एक अंदर से जो फीलिंग्स है, उनको आगे लेके जाएगी, मुझे विश्वास है। सर, मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज दें उन लोगों को जो IAS PCS बनना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आपने अभी बताया कि आप अपने गांव में, अपनी तहसील में इतने बड़े पद पर पहले अधिकारी हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक मैसेज दें जिससे उनको मोटिवेशन मिले। अब मैसेज तो मेरा, मैंने अभी आपको बताया ना कि
किताबें जिनके पास कुछ नहीं होता ना, तो किताबों से बेहतर उनका कोई दोस्त नहीं होता, और जीवन को बदलने का उनसे बड़ा कोई साधन नहीं है। मैं धन्नापुरा गांव में रहता हूँ, वहाँ से जो मेरा स्कूल था, पहले मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, उसके बाद शिशु मंदिर में पढ़ा मैं, उसके बाद मैं एक उच्चतर माध्यमिक, जैसे इंटर कॉलेज हम बोल सकते हैं, रामाधीन इंटर कॉलेज में मैं पढ़ा, जो मेरे घर से 5 किलोमीटर था। और रोड जो मेरे यहाँ की थी, आज की डेट में आप याद करें कि 2000 आसपास के रोड या 97 या 95 के आसपास रोड कैसे रही होंगे, पत्थर की रोड थी। और मैं अपने घर से और स्कूल तक 5 किलोमीटर पैदल जाता था डेली। बीच में नदियाँ भी आती थी, बाढ़ भी आते थे, तो उन सब झंझाटों से पार करते हुए हम लोग जाते थे। हम लोगों ने पढ़ाई किया, और उसके बाद चूँकि उसके बाद नहीं था, तो 60 किलोमीटर पे हमारा एक DS इंटर कॉलेज, धर्मसभा इंटर कॉलेज था। वहाँ पर हम लोगों ने, हाई स्कूल के बाद साइंस साइड नहीं थी हमारे स्कूल में, फिर वहाँ मैंने एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ाई किया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, फिर B.Ed मैंने बरेली कॉलेज बरेली से किया। देन फिर मैं बैक टू लखनऊ आया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया, मैंने नेट JRF निकाला, मुझे जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती थी, मैंने 5 साल लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है। तो ये पूरी यात्रा इस बात की गवाह है कि जब मेरे जैसा आदमी, जिसको मैं बहुत पढ़ने में बहुत तेज़ भी नहीं था, मैं एक आम विद्यार्थी रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता मैं बहुत स्कॉलर रहा। ठीक है, मेरा जीवन जो बदला वो इंटर के बाद बदला, लेकिन इंटर तक मैं सामान्य छात्र रहा। लेकिन मैंने हर पड़ाव पे सोचा कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो कोई भी आदमी जो IAS करना चाहता है, PCS करना चाहता है, कोई पेट से नहीं पैदा होता, यहीं पैदा होता। आजकल ज़माने में दुनिया बदल रही है, पढ़ाई के पहले पढ़ाई के माध्यम किताब होते थे, अब डिजिटल इंडिया की तरह हम बढ़ रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऑनलाइन हैं जिस तरह पढ़ाती हैं। तो कोई व्यक्ति घर में इन सारे संसाधनों का प्रयोग करते हुए, किताबों पर भरोसा करते हुए, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी जो है, अगर वो बनना चाहता है तो IAS PCS या जिस फील्ड में जाता है, वो अपने कामयाबी उसे ज़रूर हासिल होगी, ये मुझे विश्वास है।